नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरी पूरी कोशिश रह रही है कि मैं समय से आपको वीडियोस उपलब्ध करा पाऊँ। बाकी मैं आपको बता दूं कि मुझे भी पढ़कर समय लगता है थोड़ा, क्योंकि मैं पढ़कर पूरे नोट्स तैयार करती हूँ, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर आती हूँ ताकि मैं बेहतर तरीके से आपको चीज़ें बिंदुवत तरीके के साथ में समझा पाऊँ और आपको कोई डाउट या क्वेरी ना रहे। तो एक प्रोसेस होती है, तो आपको भी थोड़ा सा समझिए कि एक वीडियो बनने में थोड़ा सा समय तो लग जाता है। बाकी मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं समय से आपको चीज़ें उपलब्ध करा पाऊँ। तो आज बात होगी उपन्यास सम्राट पर। अज्ञे जी द्वारा लिखा गया संस्मरण संग्रह की जो पुस्तक है, जिसका नाम है स्मृति लेखा, उसमें कई एक संस्मरण संकलित हैं, जिनमें से एक है उपन्यास सम्राट। अब उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, ये बात आप सबको पता होगी। इस साहित्य जगत में उपन्यास के सम्राट की उपाधि सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिली है, वो है मुंशी प्रेमचंद जी, जिनके उपन्यासों ने हिंदी साहित्य को सदैव समृद्ध किया है और आज भी वे पढ़े जाते हैं। और आज की दृष्टि से देखें तो आज भी उनके उपन्यास प्रासंगिक बने हुए हैं। जितने की तब थे जब लिखे गए थे, उतने ही आज भी हैं। तो इस संदर्भ में आपको 2-4 मूलभूत पॉइंट पता होने चाहिए, जिसमें से 2-3 तो मैंने अभी बता दिए हैं, बाकी कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट आता है अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है, जो कि आप सबको पता है। दूसरा पॉइंट बनता है स्मृति लेखा में संकलित है ये संस्मरण। तीसरा पॉइंट है मुंशी प्रेमचंद जी पर आधारित है। क्यों? क्योंकि उन्हीं को उपन्यास सम्राट की उपाधि मिली हुई। चौथा पॉइंट है 1880 जिनकी जन्म तिथि है, यानी जब पैदा हुए थे मुंशी प्रेमचंद जी, और 1936 में उपन्यास सम्राट का निधन हुआ था। आगे बढ़े तो अब विस्तृत चर्चा होगी इस उपन्यास पर, जिसमें कि आपको सारांश भी पता चल जाएगा, साथ ही साथ उद्धरणों के माध्यम से चर्चा होगी, तो आप इसका विश्लेषण या कह लीजिए एक समीक्षात्मक दृष्टि के साथ में भी आप इस संस्मरण को समझ पाएंगे। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का टॉपिक है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। अज्ञे का यह संस्मरण मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का एक व्यक्तित्व, यानी कि किसी व्यक्ति की जो निजी चीजें होती हैं या उसका जो परिचय होता है व्यक्तिगत तौर पर, और वही कृतित्व यानी जो उसने लेखन कार्य किया है, का एक आत्मीय, सजीव और सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। अज्ञे ने अपने निजी अनुभवों, स्मृतियों और साहित्यिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रेमचंद को केवल एक साहित्यिक विभूति के रूप में नहीं, बल्कि एक सहज, सच्चे और पूर्ण मानवीय रूप में चित्रित किया है। प्रेमचंद की सादगी और स्वाभाविकता का विशेष उल्लेख अज्ञे करते हैं और कहते हैं कि उनकी वेशभूषा यानी देखने में, बोलचाल और व्यवहार में एक ऐसी सहजता थी जो दिखावटी नहीं थी बल्कि स्वाभाविक थी। यानी किसी भी दृष्टि से जो व्यक्तित्व था किसका, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का, उसमें कोई दिखावटीपन नहीं था, बनावटीपन नहीं था, बल्कि एक सहजता थी, ताकि लोग उनसे सामने से जाकर मिले, उन्हें कुछ अटपटा महसूस ना हो। और मतलब किसी से मिलना तो एक नैसर्गिक वृत्ति दिखाई देती थी। एक होता नहीं, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपके अंदर जो प्राकृतिक अनुभूति जागृत होती है, वैसा व्यक्तित्व था मुंशी प्रेमचंद जी का। यह उद्धरण दर्शाता है कि प्रेमचंद जीवन में जितने बड़े साहित्यकार थे, उतने ही विनम्र और साधारण इंसान भी थे। क्योंकि जब किसी को इतना बड़ा दर्जा मिल जाता है तो लोग ऐसा महसूस करते हैं या फिर ऐसे कयास लगाने लगते हैं कि वो व्यक्ति जो है गुरूर से भर गया होगा, यानी वो व्यक्ति गर्वीले स्वभाव का होगा, उसमें दंभ होगा। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा गिरा हुआ और नीच व्यक्तित्व नहीं था। विशाल व्यक्तित्व के, विराट व्यक्तित्व के उदाहरण थे मुंशी प्रेमचंद जी, यानी कि उनके व्यक्तित्व की मिसालें भी अगर दी जाएं तो वो कम नहीं होगा। उनका व्यक्तित्व किसी भी तरह से आडंबर रहित था, यानी बनावटी नहीं था, दिखावा नहीं था। वहां पे जो था नैसर्गिक था, जो था प्राकृतिक था, जो था स्वाभाविक था, जो था सहज भाव से प्रकट होता था, अंदर से प्रकट होता था, न कि बाहरी तौर पर था।
एक प्रसंग में आगे बताते भी हैं कि प्रेमचंद जी एक नवोदित लेखक की रचना को अत्यंत ध्यान और धैर्य से सुनते हैं। नवोदित यानी कि जो नया नया जिसका उदय हुआ हो। आप ऐसे शब्दों को तोड़कर समझना सीखिए तो आप चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नवोदित का अर्थ होता है नव उदित, दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नव का अर्थ होता है नया, उदित यानी कि जो नया नया उदित हुआ हो, नया नया जन्मा हो। तो कोई नया लेखक था जिसकी रचना को अत्यंत ध्यान और धैर्य से सुनते हैं और फिर उसे प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम लिखते रहो, साहित्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब आप किसी नौसिखिया को जिसने नया नया कदम रखा है किसी बिजनेस में, या फिर कोई छात्र ने अपने जीवन के किसी पड़ाव को पार करने के लिए, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं किसी इंटर्नशिप के लिए या फिर किसी जॉब के लिए नया नया जब कोई कदम रखता है, नौसिखिया होता है किसी भी चीज में, तब किसी बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का या फिर किसी बड़े व्यक्ति का, इसीलिए तो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग की छाया होना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन देखा है, उसने लोगों को देखा है, लोगों मतलब धीरे धीरे दुनिया में कैसे लोग मिलते हैं, किस तरह के छल कपट वाले लोग मिलते हैं, छल छद्म वाले लोग मिलते हैं। वो लोग जो वृद्ध लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो हमें यानी अपने छोटों को ज्यादा बेहतर तरीके से इस जीवन में या फिर इस दुनिया में कैसे अपना जीवन यापन करना है वो सिखा सकते हैं। तो इस तरह से अगर जब मोटिवेशन मिल जाता है किसी बड़े व्यक्ति से तो हमारा जीवन जो है वैसे ही एक सकारात्मक भाव से भर जाता है। हमें भीतर से महसूस होने लगता है कि हम भविष्य में जरूर कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसा ही व्यक्तित्व था किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का। आगे बढ़े तो यह उदाहरण प्रेमचंद जी के भीतरी या उनके भीतर छिपी उस संवेदनशीलता और उदारता को उजागर करता है जो उन्हें एक आदर्श साहित्यकार ही नहीं एक आदर्श इंसान भी बनाता है। क्योंकि देखा जाए आप जब बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं उसके बावजूद भी आप हर उम्र के हर वर्ग के व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उतने ही प्रेम भाव से मिलते हैं जितने कि किसी अन्य व्यक्ति से। तो ये आपके व्यक्तित्व की विराटता है, आपका जो महान व्यक्तित्व है वो पता चल जाता है इन सब चीजों से। आपके भीतर किसी के प्रति छल छद्म की चीजें नहीं होती हैं। तो ऐसा विराट व्यक्तित्व किसका था? मुंशी प्रेमचंद जी का। साहित्य के प्रति प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण अत्यंत गंभीर और जिम्मेदार भी था। आगे लिखते भी हैं कि प्रेमचंद का साहित्य केवल यथार्थ को चित्रित नहीं करता, वह समाज में परिवर्तन की चेतना भी जगाता है। उनकी कहानियां और उपन्यास जैसे कि उदाहरण भी आए हैं, गोदान है, कफन है, आप सबने पढ़ी भी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो सुनी तो अवश्य होगी। आदि में सामाजिक विषमता, गरीबी, शोषण और नैतिक पतन को उजागर किया गया है। आगे इन रचनाओं को समाज के दर्पण के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में जो व्याप्त है वही मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में उजागर किया है और उनकी प्रशंसा करते हैं कि प्रेमचंद ने साहित्य को जन संवाद और समाज सुधार का माध्यम बनाया है। आगे बढ़े तो हालांकि अज्ञे और प्रेमचंद की साहित्यिक दृष्टियां भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि देखा जाए समय काल के दृष्टिकोण से भी अज्ञे जो है काफी बाद के कवि रहे हैं। देखा जाए तो प्रयोगवाद जो युग था, प्रयोगवादी युग, वहां पर लेखन कार्य शुरू हुआ था अज्ञे का। वहीं जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो बहुत ही शुरुआती दौर के कवि रहे हैं। आपको इनकी जो समय काल है उससे भी इस बात का अंदाजा लग जाता होगा। तो साहित्यिक दृष्टि में या फिर साहित्यिक दृष्टिकोण में या फिर जो पॉइंट ऑफ व्यू है साहित्य को लेके, समाज को लेके, उसमें भिन्नता होना काफी कॉमन सी चीज है, इसमें ज्यादा बड़ी बात है नहीं। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में एक तालमेल था। तो विरोधाभास भी था लेकिन एक तरफ सामंजस्य भी था, तालमेल भी था। प्रेमचंद यथार्थवादी और जन पक्षधर लेखक थे, जबकि अज्ञे स्वयं प्रयोगशीलता और आधुनिक चेतना के पक्षधर थे। फिर भी अज्ञे ने प्रेमचंद के लेखन की गहराई, उद्देश्य और सच्चाई को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है, जो कि एक अच्छे समीक्षक का गुण होता है। आगे बढ़े तो इस संस्मरण में प्रेमचंद के साथ बिताए कुछ निजी पलों का भी वर्णन किया है, जैसे कि साहित्यिक आयोजनों में उनकी उपस्थिति, उनकी मुस्कान, उनका बोलने का अंदाज, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं थे, वे एक जीवंत अनुभव थे जिनकी उपस्थिति अपने आप में ही एक प्रेरणा स्रोत का
काम करती थी, जिन्हें देखकर एक प्रेरणा मिल जाती थी सामने बैठे व्यक्ति को। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि अज्ञेय का यह संस्मरण मुंशी प्रेमचंद जी के संपूर्ण व्यक्तित्व का आत्मीय चित्रण है। यह एक ऐसे लेखक की श्रद्धांजलि है जिसने न केवल प्रेमचंद की लेखनी की गहराई को पहचाना, बल्कि उनके जीवन मूल्यों, व्यवहार और संवेदनशीलता को भी शब्दों में सजीव कर दिया। अज्ञेय की यह लेखनी पाठकों को प्रेमचंद के निकट ले जाती है और साहित्य के मूल उद्देश्य जैसे कि मानवता, समानता और सच्चाई को पुनः स्थापित करती है। आप सब ने मुंशी प्रेमचंद जी का एक निबंध पढ़ा होगा, साहित्य का उद्देश्य, जिसमें वो साहित्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए और एक साहित्यकारी की साहित्य को लेकर क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस पर भी बात की, मतलब उस निबंध में उस पर बात की गई। तो जब इस संस्मरण को आप पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं साहित्य के उद्देश्य को लेकर बातें पता चलेंगी। तो बात यहीं पर खत्म होती है। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, बाकी अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। बाकी इस चैनल के माध्यम से मैं आप पूरी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर पाऊँ, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर अपने किसी भी पेपर से रिलेटेड या फिर किसी भी विषय पर आपको वीडियो ढूंढनी है या फिर समझना है तो फिर जाकर आप चैनल पर वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करें, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दें, आपको वीडियो रेकमेंड कर दी जाएगी बेहतर एक्सप्लेनेशन और बेहतर नोट्स के साथ में। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।